वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आपके पेपर में डेफिनेटली 101% पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड। चाहे प्रीवियस ईयर की बात करें या फिर आने वाले पेपर की बात करें तो डेफिनेटली प्रश्न आएंगे ही। तो ऐसे में अगर हम बात करें कि इसको याद करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लेकिन आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बहुत ही बारीकी से और वो हर छोटा छोटा पॉइंट्स बताने की कोशिश करूंगा जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फालतू की चीज़ें हम इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किए हैं जिससे आपका टाइम खराब हो। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो ये मेरी गारंटी है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड जो भी आपके माइंड में डर है, जो आपके मन में डर है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस इस वीडियो को आखिरी तक खत्म कर लो और जो भी डाटा है वो उनको मैं आराम से याद करा दूंगा। तो बस आप थोड़ा सा हमें समय दे दो। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बस यही कहूँगा कि आप आराम से वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और जो भी चीज़ें यहाँ पे मैं बताऊँगा, जैसे कुछ ट्रिक का यूज़ करेंगे, कुछ डाटा को याद करने के लिए कुछ चीज़ों को हम यहाँ पे मिलाएंगे। तो बस आपको बस वहाँ याद रखना है कि कैसे मैंने क्या बोला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 23-24। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आर्थिक सर्वेक्षण और बजट में क्या डिफरेंसेस होता है। तो देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब कि पिछले वर्ष जो भी चीज़ें हमने खर्च किया, जो भी प्राप्तियां हुई, वो कहाँ कहाँ किस तरह से हमने पैसों का खर्च किया, वो टोटल लेखा जोखा किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण में। और बजट क्या होता है कि बजट आने वाले साल के लिए, यानी फ्यूचर के जो अगला साल है उसका किस तरह से इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, किस तरह से कहाँ पर क्या अनुमान लगाया जाता है, वो बजट में बताया जाता है। और आर्थिक सर्वेक्षण होता है कि पिछले वर्ष हमने क्या क्या किया वो सब कुछ आपके सामने रखा जाता है। क्या क्या हमने अचीव किया, क्या क्या हमने मतलब कि जो भी पिछले वर्ष में हमारे सरकार ने किया है वो सब कुछ बताया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा। ये चीज़ दोनों क्लियर होना चाहिए। अब चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बात ये आएगा कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण सबसे पहली बार कब पेश किया गया था। तो पहली बार 2006-07 में ये पेश हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा? तो सुशील कुमार मोदी के द्वारा उस वक्त पेश किया गया था। अब बात करते हैं कि इस साल जो 22-23 है, सॉरी 23-24 का जो डाटा है, यानी आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा पिछले वर्ष का किया जाता है, इसलिए 23-24 यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो 23-24 जो था वो 18वां आर्थिक सर्वेक्षण है, ये ध्यान रखिएगा, 18वां आर्थिक सर्वेक्षण है। और किसके द्वारा पेश किया गया? तो वित्त मंत्री जो है, बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने इसको पेश किया। सम्राट चौधरी ने कब पेश हुआ ये याद रखेंगे, 12 फरवरी 2024 को। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये पहला पॉइंट है जो कि बेसिक पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। अब आता है पहला पॉइंट, जीएसडीपी। तो जीएसडीपी क्या होता है? जैसे हम लोग जानते हैं कि पूरे देश की बात करते हैं तो जीडीपी निकाला जाता है, उसी तरह से अगर किसी स्टेट की बात करते हैं तो उसमें जीएसडीपी होता है, यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ये होता है जीएसडीपी। अब ये दो मूल्यों पर होता है, एक तो वर्तमान मूल्य पर जो अभी चल रहा है, और एक होता है स्थिर मूल्य पर। स्थिर मूल्य की बात करें तो ये आपका सेट किया गया 2011-12। स्थिर मूल्य हमेशा 2011-12 पर अभी चल रहा, तो ये ध्यान रखेंगे। और एक पॉइंट और बता दूं, ध्यान रखेंगे, जैसे कि जो भी वर्तमान मूल्य होगा वो स्थिर मूल्य से ज़्यादा होता है। तो कंफ्यूज नहीं करना कि किस में डाटा कौन ज़्यादा होगा। बेसिक सी बात है कि वर्तमान मूल्य में जो भी अभी चल रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है पैसा, और जो जो हमारा स्थिर मूल्य था 11-12, उस वक्त थोड़ा सा पैसा कम होता है। तो वो चीज़ ध्यान में रखेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, जीएसडीपी अगर आपसे पूछे कि बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर क्या है या फिर स्थिर मूल्य पर क्या है, आधार मूल्य पर क्या है, तो दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है कि स्थिर मूल्य की अगर हम बात करें या फिर वर्तमान मूल्य की बात करें, तो सबसे पहले वर्तमान मूल्य पर याद रखना है कि ये होता है कितना, तो 7.5 लाख करोड़, 7.5 लाख करोड़। अब यहाँ पे अगर इसका टोटल अमाउंट की बात करें, टोटल अमाउंट कितना है, तो 75-13-96, 75-13-96, बस ऐसे याद रखना। अब ऐसे याद मत रखना कि 7,51,396 करोड़, ऐसे याद रखेंगे तो डेफिनेटली आप भूल जाएंगे, याद नहीं रहेगा। आपको बस ये नंबर याद रखना कि 75-13-96, 75-13-96। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको जो बोल रहा हूँ कि 75-13-96, 75-13-96 तो मैंने आपको बोला, ये देखिए। अब वृद्धि कितना हुआ, तो इस वर्तमान मूल्य में वृद्धि हुआ है 15.5%। तो 15 × 5 क्या होता है?
15 गुने 5 यानी 75। तो 75 से स्टार्ट होने वाला याद रखिएगा कि 75 से स्टार्ट होगा। अगर लाख में डायरेक्ट लिखे तो 7.5 लाख करोड़, या फिर अगर टोटल अमाउंट लिखे तो 75 13 96 यानी 75 से स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। 15.5 की वृद्धि हुई है, ये है वर्तमान मूल्य पर। उसी तरह से अगर स्थिर मूल्य की बात करें तो स्थिर मूल्य में क्या है, तो ये आपका हो जाएगा 44, 24, ये आपका 73। अब देखिए 44 तो शुरू में रख दीजिए, 24 तिया क्या होता है, 72 होता है। 24 तिया 72 यानी आप बस इसको इतना याद रख लोगे तो भी हम काम चल जाएगा। 44, 24, 72 याद रखोगे तो 73 दिखेगा, तो आप आसानी से टिक कर ही सकते हो। तो ये थोड़ा सा देखिए डाटा को आपको इधर उधर करके याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अब एग्जैक्ट डाटा याद रखोगे तो वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक आप याद रख नहीं सकते। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बस थोड़ा सा डाटा को इधर उधर घुमा करके याद रखो। पेपर जब आपको सामने क्वेश्चंस ऑप्शंस मिलेंगे, आप आराम से टिक कर सकते हो कि आपने क्या क्या छेड़छाड़ करके याद रखा था, वो सब कुछ आपके माइंड में चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है। और साथ में इसका परसेंटेज जो मूल्य है, जैसे कि 10.64% की वृद्धि हुई थी स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी में, ये भी याद रखिएगा। और टोटल अमाउंट कितना है, 44, 24, 73। ठीक है, 44, 24, 73, यानी कि हमने 44 से याद रखेंगे, 24 तिया 72 होता है, तो उसमें से एक बढ़ा देना, 73 कर देना। राइट, तो ये दोनों याद रखेंगे जीएसडीपी कैसे कैसे बढ़ा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, मतलब कि आगे के पॉइंट्स को समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है आपका ये है कि बिहार का प्रति व्यक्ति आय किस तरह से रहा है। बिहार का प्रति व्यक्ति आय, एक तो होता है मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय जो कि ज़्यादा रहेगा, और एक होता है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, वो कम रहेगा। अब जैसे कि मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो 59,637, और जो कि 13.9% की वृद्धि हुई है। इसमें ये नहीं पूछा जाता है, इसमें ये पूछा जाएगा कि सर्वाधिक जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं जो सर्वाधिक वृद्धि को दर्शाते हैं, यानी सबसे संपन्न जिले कौन से हैं और सबसे गरीब जिले कौन से, इस तरह से पूछा जाता है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बस परसेंटेज ऊपर वाला याद रख लीजिए कि मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय में प्रतिशत कितना है, 13.9% की वृद्धि हुई है, और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में कितना वृद्धि हुआ है, तो 9.07% की, 35,119। ठीक है, वास्तविक प्रति व्यक्ति अगर पूछा भी जाएगा तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय ही आपसे पूछा जाएगा, तो 35,119 ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जिले, पिछले साल भी पटना टॉप पर ही था, तो यहाँ पे आप देखेंगे पटना टॉप पर है, जो कि कैसे इसको याद रखना है, 114 और यहाँ पे 541 ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, 114 541, 114 541 यहाँ पे इसका हो जाता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय पटना का। सेकेंड नंबर पे बेगूसराय और थर्ड नंबर पे मुंगेर, ये आएगा। ठीक है, पटना, बेगूसराय और मुंगेर। अब इसके बाद आता है हमारा सबसे गरीब यानी सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे कम में यानी न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले में शिवहर, यहाँ पे 18,980, और उसके बाद अररिया, और उसके बाद सीतामढ़ी, यानी सबसे कम शिवहर में, सेकेंड नंबर पे, सेकेंड लास्ट की बात करें तो अररिया, और थर्ड नंबर पे सीतामढ़ी। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देगा, संपूर्ण भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना रहा है, तो 6.3%, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे कि वास्तविक प्रति व्यक्ति आय सिर्फ बिहार का कितना है, तो 9.07%, यानी ओवरऑल बिहार पूरे राष्ट्र से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही रहा है यहाँ पे प्रति व्यक्ति। तो ये थोड़ा सा याद रखना, आपको कंफ्यूज नहीं करना है, और इसमें जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उन पर आप बस फोकस करो, उनको याद रखने की कोशिश करेंगे। राइट, चलिए देखिए ये सिर्फ वीडियो आप देखिए, पूरा कोशिश करिए याद रखने की। उसके बाद हम आपको एमसीक्यू फॉर्मेट भी कराएंगे, वहाँ भी याद कराएंगे। साथ ही साथ जब हम रिवीजन आपको लेकर के चलेंगे, रिवीजन क्लासेस, तो वहाँ पर भी मैं आपको याद कराऊंगा। मतलब 2-3 बार अभी और वीडियो आएंगी तो दिक्कत नहीं है, बस आप कोशिश करो कि जितना हो सके याद कर सके। ठीक है, अगर नहीं याद हो रहा तो ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको याद करा देंगे। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है, जैसे पूछा गया भी है, एकदम विवय मैंने यहाँ पे लिख रखा है, वो क्या है कि 22-23 में राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा, विभिन्न क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा, कैसे प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो प्राथमिक क्षेत्र में 20% हिस्सा रहा और वृद्धि हुआ है 6 जैसे ये जो मैं एरो यहाँ पे दिखाता हूँ वो उसका मतलब होता है कि वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 6.7% की वृद्धि हुई। और आपको पता ही है कि प्रीवियस में पूछा कैसे गया, इसी तरह से पूछा गया कि प्राथमिक क्षेत्र में कितना वृद्धि रहा, तो 6.7 वृद्धि ऐसे याद रखेंगे। द्वितीय क्षेत्र में कितना वृद्धि रहा, तो 20% की वृद्धि, और प्रतिशत में बात करें तो 6.8% की वृद्धि हुई है। और तृतीय क्षेत्र में 60% रहा, और यहाँ पे
13% की वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि तृतीय क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि कितना हुआ है, तो प्रतिशत वाला बताना है, और हिस्सा पूछे तो कितना प्रतिशत है वो याद रखना है। यानी पहले में 20%, दूसरा में 20%, तीसरा में 60%। पहले में वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि प्रतिशत 6.7% की, दूसरे में 6.8% की, और तीसरे में 13% की वृद्धि हुई है। और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, सबसे ज़्यादा चांस है आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो जो 17th बीपीएससी का हमारा एप्लीकेशन पर पीपीएससी का कोर्स है, वहाँ पर जाकर के आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो उसमें सारा चीज़ मिल जाएगा। बिहार स्पेशल का सारा कंटेंट उसमें दिया गया, साथ में जो अलग अलग नोट्स हैं वो सब कुछ उसमें प्रोवाइड कराया गया। तो जिनको भी ज़रूरत है आप जा करके यहाँ पे इस नोट्स को पा सकते हैं, और बाकी के उसमें नोट्स उपलब्ध करा दिए गए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुल व्यय आता है, एक होता है कुल व्यय, एक होता है कुल प्राप्ति, तो वो हम याद रखेंगे। सबसे पहले कि 22-23 में कुल व्यय कितना रहा, तो कुल व्यय यहाँ पे रहा 2.3 लाख करोड़, 2.3 लाख करोड़। ठीक है, ये व्यय रहा। अब वृद्धि कितना रहा पिछले वर्ष की तुलना में, तो 20.1% की वृद्धि हुई है। कुल व्यय 2.3 लाख। देखिए, वैसे आपको लाख करोड़ ये सब छोड़ दो, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो वो करोड़ में ही आएगा। ठीक है, तो बस आपको डाटा याद रखना है कि क्या नंबर क्या है, 2.32। ठीक है, इतना की कुल व्यय हुआ था। अब कुल व्यय में दो प्रकार के व्यय होता है, एक तो होता है आपका राजस्व व्यय, एक होता है पूंजीगत व्यय। यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा कि राजस्व जो व्यय होता है वो पूंजीगत व्यय से हमेशा ज़्यादा होता है, मतलब कि राजस्व व्यय हमेशा पूंजीगत व्यय से ज़्यादा होगा, ये याद रखें। अब यहाँ पे देखिए, 2.32 जो है इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में। तो राजस्व व्यय ज़्यादा रहेगा, यानी 1.84, यहाँ पे आप याद रख लो 1.84। ठीक है, ये है आपका राजस्व व्यय, जो कि कुल का, यानी कि कुल का कितना प्रतिशत, तो 79.3%, 79.3%। और वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में 15.5% की वृद्धि। अब यहाँ पे पूंजीगत व्यय की बात करें तो आप इस अमाउंट से इसको घटाओगे तो बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है वो आपका पूंजीगत व्यय होगा, जो कि आप देखेंगे 0.48। ठीक है, अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आपका निकल के आएगा 2.32। ठीक है, अब जो ये अमाउंट आप देख रहे हैं 0.48 लाख करोड़, ये कुल का कितना है, 20.7%। ठीक है, वृद्धि हुआ 41.4% का। ये याद नहीं रखना है, ये ज़्यादातर नहीं पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाएगा यहाँ तक पूछा जा सकता है। ठीक है, ये वाला। अब सर्वाधिक जो व्यय हुआ, सर्वाधिक जो खर्च हुआ, राजस्व खर्च, वो कहाँ पर, तो सामाजिक सेवाओं में। ठीक है, सामाजिक सेवाओं में, जो कि 48% इसमें खर्च हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, यहाँ तक जो भी आपको बताया गया उन सभी को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बार बार पेपर में जो पूछा जाता है वो यही सब पॉइंट्स पूछ रहा था, और मैंने यही सब चीज़ें कवर किया है, फालतू की चीज़ें इसमें कवर नहीं किया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें हम आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। अब जैसे कि हमने व्यय के बारे में देखा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कुल प्राप्तियाँ कैसे रही। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवीजन करना ज़रूरी है, तो चलिए रिवीजन करते हैं। मैंने क्या क्या बताया कि सबसे पहला जो बजट पेश हुआ था 2006-07 में हुआ था। ठीक है, ठीक है, सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा पेश हुआ था। इस बार जो बजट है वो 18वां बजट नहीं, ये हम आर्थिक सर्वेक्षण बात करें, सॉरी, तो 18वां आर्थिक सर्वेक्षण था, जो कि 12 फरवरी 2024 को पेश हुआ। किसके द्वारा, सम्राट चौधरी जी के द्वारा, राइट। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ देखा था कि भारत का जीएसडीपी क्या है, सॉरी, बिहार का जीएसडीपी क्या था। तो ये दो मूल्यों पर हमने देखा था। पहला क्या था, पहला हमारा सॉरी, तो पहला हमने देखा था जो कि पहला पॉइंट हमारा था कि वर्तमान मूल्य पर क्या है, वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी क्या है। तो वर्तमान मूल्य पर हमने देखा था कि 75-13-96। ठीक है, 75-13-96, और कितना प्रतिशत, तो 15.5 हमने था ना, 15-15-5-75 इस तरह से याद किए थे। और अगर वही आधार मूल्य पर यानी कि स्थिर मूल्य पर देखते हैं तो 44 मैंने बताया, उस 24-72। ठीक है, 44, 24-72, एक बढ़ा देंगे 73। ठीक है, और 10.67% इस तरह से वृद्धि था। तो ये आपको याद रखना है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने बात किया था प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय में सबसे जो टॉप जिले थे उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिसमें आपका सबसे पहले पटना आता है, उसके बाद आपका पटना के बाद क्या था, बेगूसराय। ठीक है, बेगूसराय, उसके बाद थर्ड नंबर पे आता था, थर्ड नंबर पे
जो कि हमने देखा किसका, पटना, बेगूसराय, और थर्ड नंबर पे क्या था, जो कि ये आपका मुंगेर, ठीक है, मुंगेर। तो ये रहे 3 जिले जिनका प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा रहा, ठीक है। और इसी तरह से कम अगर जिले की बात करें तो कम जिले में सबसे कम किसका किसका था, तो आपको मैंने क्या बताया था, सबसे कम जो जिला, जैसे कि पटना का कितना था ये याद रखना है, 114,541 हमने ये याद रखा था, ठीक है, ये याद रखेंगे 114,541, ठीक है। और सबसे कम में सबसे पहले तो शिवहर था, शिवहर, उसके बाद हमने अररिया देखा, उसके बाद सीतामढ़ी देखा था, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें जो कि बार बार याद रखना है, बार बार रिपीट करना है। एक बार देखिए, आप चाहोगे कि हम एक बार में याद रख लें तो ये याद नहीं होगा, लिख लिख कर आपको याद करना पड़ता है। हमने भी लिख लिख कर ही याद किया, तो लिख लिख कर आप ज़्यादा इसको करोगे तो याद हो जाएगा। अब हमने क्या बात किया था, जैसे कि कृषि क्षेत्र में, यानी कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में जो वृद्धि रही वो देखे थे। तो फर्स्ट सेक्टर की बात करें तो कितना हिस्सा है, 20% का। सेकंड की बात करें तो सेकंड में भी आपका 20% का हिस्सा, और थर्ड में कितना था, तो ये आपका 60%। वृद्धि कितना हुआ था फर्स्ट में, तो फर्स्ट में वृद्धि 6.7 की, ठीक है, 6.7 की वृद्धि, और सेकेंड वाला में 6.8 की वृद्धि, और थर्ड वाला में हमने देखा था 13.0 यानी 13% की वृद्धि हुई थी। ये याद रखेंगे, क्लियर। अब हमने बात किया था राजस्व व्यय, तो राजस्व कुल व्यय कितना रहा, 2.32 का व्यय, टोटल व्यय रहा, जिसमें से दो व्यय अगर हम देखते हैं, जैसे राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, तो राजस्व व्यय 1.84, ठीक है, और ये आपका 79.3% था। उसी तरह से अगर हम देखें इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, जैसे कि इसका जो रिमेनिंग अमाउंट वो 0.48, और ये कितना हो जाएगा, बाकी का जो परसेंटेज बचा 20.7%। तो ये दोनों भी याद रखेंगे। और सर्वाधिक जो खर्च हुआ था वो किस पर, सामाजिक कार्यों पर, टोटल 48% खर्च किया गया था। तो ये टोटल हमने चीज़ें डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुल प्राप्ति के बारे में। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 22-23 में कुल प्राप्तियाँ कितना हुआ, तो कुल प्राप्ति क्या रहा, 2.21। जैसे कि हमने कुल व्यय कितना देखा था, 2.32, ठीक है, 2.32 व्यय था, और प्राप्तियाँ कितनी हुई, तो यहाँ पे 2.21। और हमेशा मैंने आपको बताया कि राजस्व व्यय फिर राजस्व प्राप्ति वो ज़्यादा रहता है पूंजीगत की तुलना में। तो राजस्व प्राप्ति भी देखिए क्या है, 1.73 लाख, ठीक है, 1.73, और पूंजीगत व्यय कोइंसिडेंस देखिए कि दोनों का सेम ही है, यानी जितना हमने खर्च भी किया था उतना ही प्राप्तियां भी रहा है, यानी 0.48। उसमें भी हमने यही देखा था ना कि इसमें क्या है कि टोटल व्यय हमने इतना किया था, जिसमें से राजस्व व्यय था 1.84 और पूंजीगत व्यय था 0.48। तो यही चीज़ तो यहाँ पर भी है, मतलब सेम ही है, पूंजीगत व्यय भी, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत व्यय दोनों सेम है, राइट। अब सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति कहाँ से हुई है, तो सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति कर से हुआ है, कर, ठीक है, टैक्स से। सरकार का 2022-23 में राजकोषीय घाटा याद रखिएगा, राजस्व घाटा कितना है, तो 11,288, बस ये याद रखना है, इसमें कुल उधारी की उतना ज़रूरत नहीं है। तो जो डाटा याद रखना होता है, बेसिक जो डाटा होता है आर्थिक सर्वेक्षण का, यही सब चीज़ होता है कि कुल प्राप्तियाँ क्या हुई, कुल व्यय कितना किया हमने, जीएसडीपी क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि, द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि, इस तरह से जो जो चीज़ें थी वो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। अब कुछ कुछ पॉइंट्स आते हैं जो बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाओगे क्या कह रहा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो बार बार रिपीट होता है, जैसे कि सकल सिंचित क्षेत्र कितना है, 22-23 में टोटल सकल सिंचित क्षेत्र कितना है, तो 37-38। इसको याद कैसे रखेंगे, तो आप बेसिकली आप बिहार से बिलोंग करते तो ये हम जानते हैं ज़्यादातर खेती होती है, तो कैसे कहेंगे कि कितना सिंचाई करना है आपको, तो ज़्यादा कुछ नहीं, 37-38 कट्ठा ही सिंचाई करना है, 37-38 कट्ठा। तो यहाँ पे लाख हेक्टेयर है, तो 37-38 ऐसे याद रख लो कि 37-38 लाख हेक्टेयर सिंचाई करना है, ठीक है। कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ, तो 197.36 लाख टन, 197.36 लाख टन, यानी ऐसे होता है 197.36, ठीक है, 36 लाख टन। उसके बाद कुल धान 22-23 में कुल कितना उत्पादन रहा, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 78.72, यानी 78 रुपये में, आप ऐसे याद रखो कि 78 रुपये में हम लोग धान ले सकते हैं, 78 रुपये में धान मिल जाएगा, 78.72 यहाँ पे याद रखना है। और गेहूं की कीमत आपको पता ही है कि चावल से थोड़ा सा कम ही होता है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 66 रुपये किलो, आप याद रख लो कि 66 रुपये किलो।
तो ये क्या है, ये उत्पादन कितना हुआ वो बताया जा रहा है कि टोटल 22-23 में कुल धान का उत्पादन कितना हुआ, कुल गेहूं का उत्पादन कितना हुआ। ये आपका डाटा याद रखना होगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है। 66 लाख टन का कुल उत्पादन हुआ था, और मैं आपको बस बेसिक याद रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि 66 रुपये। तो फ्रेंड्स इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे कि धान का उत्पादन जो है वो कितना, 78 रुपये, आप याद रख लो। गेहूं का उत्पादन आप कहेंगे कि 66 लाख टन, इस तरह से याद रखेंगे। दूध उत्पादन की बात करें तो दूध उत्पादन में 125.03 लाख टन टोटल यहाँ पे दूध का उत्पादन हुआ था। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखें कि अंडा उत्पादन कितना हुआ, तो टोटल अंडा उत्पादन 327.43 करोड़ का अंडा उत्पादन किया गया था। गन्ना में टोटल गन्ना इतना उत्पादन। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे जैसे कि चावल के उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो टॉप पे जिले रहे वो कौन कौन से हैं। तो बेसिकली 3 जो खाद्यान्न फसल है वो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, चावल, गेहूं और दाल, इस तरह से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चावल के लिए अगर हम बात करें तो रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर। तो इसको याद रखना है, जैसे रोहतास आपका के आर से और रोहतास हो गया, और औरंगाबाद ए से हम याद रख लेते हैं औरंगाबाद, और उसके बाद जो कैमूर आता है के, यानी कि राख। ठीक है, RAK, राख। राख आप याद रखोगे, थोड़ा सा देखो याद रखने के ऊपर आप जैसे याद रखना चाहो और याद रखो। तो रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर, ठीक है, टॉप पे है। गेहूं उत्पादन में बात की तो रोहतास फिर से टॉप पर है, रोहतास, उसके बाद कैमूर आ जाता है, और उसके बाद फिर भोजपुर आ जाएगा। ठीक है, RK भी आ जाता है यहाँ पर, रोहतास, कैमूर और भोजपुर। और सर्वाधिक दाल उत्पादन की बात करें तो पटना, औरंगाबाद और नालंदा, यानी पान, PAN। ठीक है, पान। तो ये तीनों याद रखना आपको कि चावल उत्पादन में कौन कौन टॉप पे है, गेहूं में कौन है, और ये दाल उत्पादन में कौन, तीनों को याद रखेंगे। ऊर्जा खपत की बात करें तो देखिए ऊर्जा खपत 22-23 में कितना रहा, तो 378.094 करोड़ यूनिट। अब देखिए ऊर्जा, ऊर्जा जब लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि पहले तो 3 मैंने लिखा, उसके बाद मैंने 7 भी लिख दिया, यानी ऊर्जा। ठीक है, इस तरीके 3 लिखा, 7 भी लिखा, तो ये 3-7 से स्टार्ट हो रहा है। और ऊर्जा को मैं अगर इस तरह से कर दूं तो ये 8 भी बन जाएगा, यानी 378। याद रखने के ऊपर है, जैसे याद रखना चाहे रख सकते हो, मैंने जैसे याद रखा मैं आपको वो बता रहा हूँ। बस नंबर को देखना है और कोशिश करना है कि वो याद हो जाए, कि ताकि पेपर में ऑप्शन देखे तो आराम से हम टिक कर सकें। कोई गोल्ड मेडल आपको नहीं जीतना है, कि माइंड में याद ही रखना है। बस याद रखने का पर्पस ये है कि क्वेश्चन दिखे, ऑप्शन दिखे तो टिक कर सके। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए कि जैसे हम जानते हैं कि बिहार को टोटल, बिहार राज्य को 5 कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुए। चावल, गेहूं और मक्का के उत्पादन के लिए, उत्पादकता में उपलब्धि के लिए 5 कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त किए गए। वर्ष 22-23 में चीनी उत्पादन बढ़कर के कितना लाख टन, कितना लाख क्विंटल हो गया है, तो 62.74 लाख क्विंटल। इथेनॉल का उत्पादन बढ़कर के इतना किलो लीटर हो गया, देखिए 111,624.6, ठीक है, इतना किलो लीटर हो गया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि श्रम शक्ति सहभागिता दर 22-23 में कुल आबादी का 50.9% है, 50.9% है। सड़क घनत्व के मामले में बिहार तीसरे स्थान पर है, सड़क घनत्व के मामले में बिहार तीसरे स्थान पर है। 22-23 में 38 जिलों में कितने जॉब कार्ड उपलब्ध कराए गए, तो 167 लाख जॉब कार्ड उपलब्ध कराए गए। केले के उत्पादन में शीर्ष जिले, यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि बेसिकली हम जानते हैं कि केला उत्पादन में हाजीपुर जाके फेमस है, काफ़ी फेमस है। लेकिन इस बार के उत्पादकता में हाजीपुर को पीछे छोड़ते हुए मधुबनी आगे निकल चुका है। तो मधुबनी, वैशाली और मुजफ्फरपुर। तो पेपर में कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, और थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो डेफिनेटली गलती करके आ जाओगे वैशाली को टिक करके। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा, मधुबनी, वैशाली और मुजफ्फरपुर, ये क्रम रहा है। और लीची उत्पादन में तो मुजफ्फरपुर है ही टॉप पर, क्योंकि लीची को यहाँ पे, शाही लीची को GI टैग भी दिया गया था। तो मुजफ्फरपुर टॉप पर है, पूर्वी चंपारण सेकंड, और 3rd नंबर पे वैशाली। राइट, अब आता है हमारा कि बिहार में सिंचाई का मुख्य स्रोत किस तरह से रहा। तो बिहार में सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप से देखें तो 63.1%, सर्वाधिक जो सिंचाई है नलकूप से होता है, 63.1%, नहर से 31% और तालाब से 2.2%, तालाब से 2.2%, यानी तालाब से बहुत ही कम सिंचाई अब हो रही है। नलकूप से ज़्यादा होता है 63.1, और नहर से 31% तक हो रही है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला, जैसे कि रोहतास में चावल सबसे ज़्यादा होता है, तो चावल यहाँ पे आप रोहतास, फिर औरंगाबाद ही था तो औरंगाबाद ये याद रखेगा, और उस तीसरा नंबर पे पश्चिमी चंपारण आ जाएगा। और सबसे कम सिंचित क्षेत्र वो आपका शिवहर हो जाता है।
राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत कितना रहा? तो 329 किलोवाट घंटा, 329 किलोवाट घंटा। 22-23 में बिहार में कुल विद्युत की खपत कितनी हुई? तो 6880 मेगावाट, 6880 मेगावाट, राइट। नेक्स्ट कि राज्य में प्राथमिक स्तर पर छीजन दर क्या होता है? तो पढ़ाई छोड़ने की जो दर है, यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे स्टार्टिंग स्टेज में ही जो स्कूल को छोड़ देते थे, पढ़ाई को छोड़ देते थे, उसको छीजन दर कहा जाता है, गिर करके शून्य हो गई है। मतलब कि अब ऐसा कोई नहीं है कि जो स्टार्टिंग स्टेज में ही पढ़ाई को छोड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बिहार में वर्ष 2022 में वर्षा कितनी हुई? तो 849.1 मिलीमीटर की वर्षा हुई। औसतन की बात करें तो 81.7 वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से हुआ है। तो बिहार में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है, तो ये याद रहिएगा। लगभग पूरे भारतवर्ष में 70% जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है, राइट। और इस वीडियो का आखिरी पॉइंट ये है कि वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम सीमा तक लाने का लक्ष्य रखा गया। यानी बिहार में 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम सीमा तक लाने का लक्ष्य रखा गया। तो इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया वो बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया, नहीं याद हो पाया, तो 1 से 2 बार आप वीडियो को देखिए और डाटा को जो मैंने आपको बताया किस तरह से याद रखने की, वो आप उस तरह से याद रखने की कोशिश करो। और मैं कोशिश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार में याद नहीं होगा, तो आप इस डाटा को बार बार लिख करके याद करने की कोशिश करिए कि कितना है, क्या क्या जो चीज़ें हैं। जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया था, क्या था? 75, 13, 96, ये टोटल आपका क्या था? हमने देखा था जीएसडीपी, जो कि वर्तमान मूल्य पर। तो 75, 13, 39, 75, 13, 96 बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।